नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एनसी केमिस्ट्री गुरुजी पर। और आज हम जो टॉपिक लेंगे रिट L2 साइंस से संबंधित टॉपिक हमारा रहेगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। इन तीन पॉइंट्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं रिट L2 साइंस से संबंधित जो टॉपिक है उनके वीडियो YouTube पर अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, तो वहां पर जाकर आप चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कोयला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को नेचुरल गैस भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं ईंधन क्या होते हैं। ईंधन को हम बोलते हैं दोस्तों फ्यूल इनको बोला जाता है। तो ईंधन की परिभाषा अगर हम देखें कि ईंधन क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो जलने पर अधिक मात्रा में ऊर्जा देते हैं, वे पदार्थ जो जलने पर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देंगे वो ईंधन कहलाते हैं। इनमें मुख्यतः जो तत्व होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं। इसमें अगर हम देखें कि ईंधन में नमी का मान जितना कम होगा, नमी जितनी ज्यादा कम होगी, वो ईंधन उतनी ही अधिक मात्रा में हमें ऊष्मा देगा। अब ईंधन का हम वर्गीकरण देख लेते हैं कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो ईंधन जो है तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैसीय ईंधन। तो ठोस ईंधन के उदाहरण देखें। ठोस ईंधन होते हैं सॉलिड फ्यूल, जैसे कि कोयला यानी कोल और लकड़ी, वुड जो आते हैं, ये दोनों ठोस ईंधन होते हैं। लकड़ी भी ठोस ईंधन है और कोयला भी ठोस ईंधन है। इसी प्रकार से द्रव ईंधन की बात करें तो वाहनों में जो हम यूज करते हैं पेट्रोल, डीजल, ईंधन के रूप में केरोसिन का भी यूज किया जाता है। इसी तरीके से पेट्रोलियम उत्पाद जो आते हैं दोस्तों, वो सब क्या होते हैं, हमारे द्रव ईंधन के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से हम बात करें गैसीय ईंधन की, तो गैसीय ईंधन में एक तो प्राकृतिक गैस आएगी, नेचुरल गैस, एलपीजी गैस आती है, जो हम घरों में खाना पकाने वाली गैस ये होती है, सिलेंडर में इसको फिल किया जाता है। इसी तरीके से सीएनसी गैस आती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये भी जो है वाहनों में फ्यूल के रूप में उपयोग में ली जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक कोयला, कि कोयला क्या है, कितने प्रकार का होता है, कार्बन की प्रतिशतता के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जो मृत वनस्पति होती है, डेड वेजिटेशन, उसकी धीमी प्रक्रिया द्वारा कोयले के निर्माण को कार्बनीकरण कहा जाता है। जो मृत वनस्पति है उसका एक धीमा प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, जिसके द्वारा कोल का निर्माण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कार्बनीकरण कहते हैं, उसे कार्बनीकरण कहा जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो कोल है, कोयला, इसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण देख रहे हैं। और ये किसके आधार पर दिया गया है, कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन का प्रतिशत हम इनमें देखेंगे। तो इस तरीके से मुख्यतः जो है चार प्रकार के कोयले जो है पाए जाते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहला कोयला है पीट कोयला, दूसरा है लिग्नाइट कोयला, तीसरा बिटुमनी कोयला और चौथा कोयला है एंथ्रासाइट। तो अगर हम पीट कोयले की बात करें तो ये कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था होती है, कोयले के निर्माण की प्रथम अवस्था होती है, जिसे हम पीट कोयला कहते हैं। इसमें कार्बन की जो प्रतिशतता होती है वो 60% से कम होती है। इनमें जो कार्बन होता है वो 60% से कम होगा और ये अधिक धुएं के साथ जलता है और सबसे निम्न श्रेणी का कोयला, घटिया क्वालिटी का ये कोयला होता है, अधिक धुआं देता है। क्योंकि अगर हम बात करें सेकंड टाइप यानी दूसरा प्रकार लिग्नाइट कोयला, तो जो लिग्नाइट कोयला होता है इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ब्राउन कोल भी इसे कहते हैं और इसमें कार्बन की जो प्रतिशतता होती है दोस्तों वो होती है 65 से 70%। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड प्रकार के कोयले की, थर्ड टाइप, जिसको हम बोलते हैं बिटुमनी कोयला और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिटुमिनस कोयला। ये पीली ज्वाला के साथ जलता है और धुआं कम देता है। अगर हम इसमें कार्बन की प्रतिशतता की बात करें तो इसमें 80 से 85% तक कार्बन पाया जाता है। ये इसकी कार्बन की रेंज है प्रतिशतता की, 80 से 85%।
इसी तरीके से हम बात करें फोर्थ टाइप के कोयले की, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रासाइट। तो ये होगी हमारी कोयले के निर्माण की सबसे ज्यादा अंतिम अवस्था। ये अंतिम अवस्था है। प्रथम अवस्था कौन सी थी दोस्तों? पीट। जो कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था है वो कौन सी है? पीट। और कोयला निर्माण की अंतिम अवस्था कौन सी है? एंथ्रासाइट। और ये नीली ज्वाला के साथ जलता है और अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। और इसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे ज्यादा पाई जाती है। 90 से 98% तक कोयला इसमें कार्बन पाया जाता है। 90 से लेके 98% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। और ये सबसे बेस्ट कोयला होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है हमारा एंथ्रासाइट कोयला। तो इस तरीके से 4 प्रकार हमने देखे, जिसमें सबसे घटिया क्वालिटी है पीट कोयला और सबसे बेस्ट कोयला होगा हमारा एंथ्रासाइट कोयला, क्योंकि इसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वो 90 से 98% तक होती है। इसके अलावा हम देखें कि जो कोयला है वो वायु की उपस्थिति में जलकर मुख्यतः CO2 गैस बनाता है। अगर कार्बन कोयला की हम रिएक्शन अगर O2 से करा देते हैं वायु की उपस्थिति में, तो ये CO2 गैस का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। उद्योगों में कोयले के द्वारा क्या क्या बनाया जा सकता है? जैसे कि कोयला गैस हम जो है इससे बना सकते हैं, और कोलतार बना सकते हैं, कोक बना सकते हैं आदि इससे प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में सड़क निर्माण में कोलतार की जगह, कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। ये बिटुमेन भी क्या होता है दोस्तों? एक पेट्रोलियम पदार्थ होता है और इसमें कार्बन की संख्या 30 से अधिक पाई जाती है। तो ये बिटुमेन वर्तमान में सड़क निर्माण में काम आ रहा है। ये बिटुमनी कोयला अलग है दोस्तों, और ये बिटुमेन पदार्थ अलग होता है। तो सड़क निर्माण में जो काम में आता है उसको हम बिटुमेन बोलते हैं, जिसमें कार्बन जो है 30 से अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम के बारे में। अभी हमने कोयले के बारे में देखा, उसके बाद हम पेट्रोलियम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारा कुछ टाइप का ईंधन है, द्रव ईंधन होता है दोस्तों। तो ये हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी यौगिक, उन सब का मिश्रण जो है पेट्रोलियम में होता है। और पेट्रोलियम के जो भी अवयव है उसके अंदर कार्बन की संख्या के आधार पर जितने अवयव उसके अंदर पाए जा रहे हैं उनको पृथक करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करते हैं। प्रभाज या अंश, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको बोलते हैं, और प्रभाज के द्वारा जो है इसको, इसके संघटकों को, अवयवों को पृथक किया जाता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करना क्या कहलाता है दोस्तों? परिष्करण। परिष्करण की परिभाषा क्या होगी? पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया जो होती है वो परिष्करण कहलाती है। अब हम एक सारणी टेबल देखेंगे दोस्तों, इसमें संघटक रहेंगे और कार्बन की संख्या रहेगी और उनका उपयोग रहेगा। पेट्रोलियम के संघटक हैं ये। जैसे कि हम बात करें कि जो गैस होती है, प्राकृतिक गैस उसको हम ले लें, और भी गैसें होती है, तो ये आती है हमारे पास, कार्बन की संख्या इनमें होती है C1 से लेके C4 तक, मतलब एक कार्बन से लेके 4 कार्बन तक जो है इसमें होते हैं टोटल। और ये गैसीय ईंधन के रूप में और कार्बन ब्लैक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कार्बन की संख्या होती है C1 से लेके C4। अगर हम बात करें पेट्रोलियम ईथर की, तो पेट्रोलियम ईथर में कार्बन कितने होते हैं दोस्तों? C5 से लेके C7 तक इसमें कार्बन होते हैं, 5 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक। और विलायक के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें पेट्रोल, जिसका उपयोग हम वाहनों में करते हैं ईंधन के रूप में, पेट्रोल का उपयोग। इसमें अगर हम कार्बन की संख्या की बात करें तो कार्बन इसमें होते हैं C7 से लेके C12 तक, 7 कार्बन से लेके 12 कार्बन तक इसमें पाए जाते हैं। और वाहनों में जो है इसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करें केरोसिन। केरोसिन हमारे घरेलू ईंधन के रूप में काम में आता है और इसमें कार्बन की संख्या होती है C12 से लेके C15 तक, 12 से लेके 15 तक कार्बन इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं डीजल। डीजल भी ईंधन के रूप में वाहनों में उपयोग में लिया जाता है। जो भारी वाहन होते हैं और विद्युत जनित्र होते हैं उनको चलाने के लिए डीजल का उपयोग किया जाता है। और इसमें कार्बन होते हैं दोस्तों 15 से लेके 18 तक, कार्बन की संख्या इसमें होती है 15 से लेके 18 तक। भारी वाहन में इसका उपयोग किया जाता है।
फिर हम बात करते हैं स्नेक तेल। स्नेक तेल में कार्बन होंगे 16 से लेके 20 तक, और इसका उपयोग लुब्रिकेंट यानी कि स्नेक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। स्नेक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं वेसलीन की। वेसलीन का यूज हम करते हैं, उसमें कार्बन होते हैं 18 से लेके 22 तक कार्बन होते हैं, और पेट्रोलियम जेली के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं पैराफिन मोम को। पैराफिन मोम में 29 से 30 तक कार्बन पाए जाते हैं, और बूट पॉलिश में इसका उपयोग किया जाता है पैराफिन मोम का। इसके अलावा इसका उपयोग यानी कि बूट पॉलिश के अलावा इसका उपयोग मोमबत्ती निर्माण में, या मोमबत्ती जो है कैंडल जो है इसके द्वारा बनाई जाती है पैराफिन मोम के द्वारा। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट वन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले कोयला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें देखा था, बिटुमेन। इसमें कार्बन की संख्या होती है 30 से अधिक, 30 से ज्यादा कार्बन पाए जाते हैं। इसका उपयोग किया जाता है वर्तमान में सड़क निर्माण में इसका उपयोग किया जा रहा है, और पेंट बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। ये हमने देखा दोस्तों द्रव ईंधन पेट्रोलियम। अब हम बात कर लेते हैं गैसीय ईंधन की। इसमें हम दो गैसें पढ़ेंगे, प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक गैस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल गैस। इसमें मुख्यतः पाया जाता है मेथेन। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। मेथेन इसमें पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH4, यानी कि उसके अंदर एक तो कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। मेथेन ये मुख्य अवयव होता है इसका। इसी की फॉर्म में एक गैस होती है जिसको हम बोलते हैं CNG। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी आधार पर इसका CNG नाम है, और हिंदी में इसका नाम हो जाएगा दोस्तों संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका उपयोग भी वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, और ये बहुत ही कम प्रदूषण फैलाती है, कम प्रदूषणकारी होती है, इसलिए इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसको बोलते हैं हम CNG। फिर हम देखते हैं दूसरी टाइप की गैस जिसको हम बोलेंगे LPG। LPG में L का मतलब है लिक्विफाइड, P का मतलब होगा दोस्तों पेट्रोलियम, और G का मतलब होगा गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हिंदी में बोलेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है LPG की। इसमें मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। अब प्रोपेन की बात करें दोस्तों तो ये 3 कार्बन का यौगिक होता है, जिसका सूत्र होता है CH3 CH2 CH3। इसको बोलते हैं प्रोपेन। इसी तरीके से अगर हम बात करें 4 कार्बन अगर हम बना लेते हैं इस तरीके से, ये 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बनाने पर इसको हम बोल देते हैं दोस्तों ब्यूटेन। और अगर 4 कार्बन में इस तरह की व्यवस्था मिलती है हमें, ये व्यवस्था अगर हमें मिलती है तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों आइसोब्यूटेन। ये आइसोब्यूटेन का सूत्र होता है। तो मुख्यतः ये ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस, और इसका उपयोग हम घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं। खाना पकाने वाली गैस ये होती है, सिलेंडर में इसको फिल किया जाता है, उच्च दाब पर फिल करते हैं, हाई प्रेशर के साथ इसको द्रवित किया जाता है। और इसमें गैस के रिसाव, देखो गैस लीक हो रही है कहीं पर, अगर उसका हमें पता लगाना है तो इसके लिए इसमें गंध की पहचान के लिए एक पदार्थ या यौगिक मिलाया जाता है, जिसको मर्केप्टेन कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम जो है दोस्तों मर्केप्टेन का थायोल भी होता है, थायोल। तो थायोल भी इसी का नाम है, मर्केप्टेन, जो हमें गंध के ज्ञान के लिए आवश्यक होती है। तो दोस्तों आज हमने कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में अध्ययन किया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने हमारे चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो और मॉडल टेस्ट पेपर भी अपलोड कर रखे हैं, तो आप चैनल पेज पर जाकर, होम पेज पर जाकर उनको वॉच कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।